might be master of our own thoughts, but still we are the slaves of our own emotions. तो इमोशंस को साइड रखो, मोशन को लाओ पिक्चर में और बढ़ जाओ मोशनल ईएमएफ की तरफ। इमोशनल ईएमएफ के साथ बहुत सारे इमोशंस चलते हैं कि ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो गया, और उसके बाद अपन खुद ही खत्म हो जाते हैं। थॉट्स के साथ, इमोशंस के साथ सब मिक्सअप होके ईएमआई बन जाता है बहुत डिफिकल्ट। बट इस वीडियो के बाद ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी अश्योरेंस है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, आईएससी ने पूछा है, स्टेट बोर्ड्स ने पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल ईएमएफ। तो मैंने कहा कि यार इसके नाम में ही तो सब कुछ है, मोशन ईएमएफ। जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करता है और उसके अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, मोशनल ईएमएफ। इमोशनल नहीं, मोशनल ईएमएफ। सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड due to motion of an electric conductor in the presence of magnetic field is called motional EMF. Very simple, straightforward, full marks definition. अब यहां पर अपने पास दो कहानियां आती हैं। एक कहानी में कहा जाएगा कि कंडक्टर जो है वो ऐसा चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली, भाई किसी एंगल पे भी जा सकता था, वो ऐसा कुछ नहीं है, अपन इजी वे में जा रहे हैं। और दूसरी कंडीशन होगी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर घूम रहा है। दोनों ही डेरिवेशन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं और दोनों ही डेरिवेशन के लिए स्टार्ट करेंगे अपन अपने पापा के साथ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पापा यानी फैराडे के साथ। अब सबसे पहले तो इस बात को समझो, यहां पर एक रेल्स बना दी जाती हैं, दो ट्रैक बना दिए जाते हैं, उनके ऊपर एक कंडक्टर को ऐसे मूव करते हैं। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, डॉट होता तो बाहर की तरफ होती। दोनों में से कोई भी चीज गलत नहीं है, जिस बुक में जैसा दिया हो, जो आपके टीचर ने पढ़ाया हो, आप डॉट बना लो, क्रॉस बना लो, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सिर्फ उसके कारण जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन बदलेगी, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला, मैग्नीट्यूड वाइज कुछ बदलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई ये मेरे पास एक कंडक्टर है, v वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस निकालो। तुमने कहा बाबा जी ने सिर्फ एक ही बात बोली थी, हमें तो ईएमआई के पापा को याद करना है, मतलब फैराडे को याद करना है। फैराडे को याद कर लिया और मैंने लिख लिया फर्स्ट स्टेटमेंट दैट फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ फैराडे E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। अब आगे क्या समझ में ही नहीं आ रहा, आपने तो इतना बोला था। देखो चीजें लिंक हो रही हैं दोस्तों, मुझे अगली चीज दिख रही है फाई। मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी रिटर्न एज b into a मैग्नेटिक, और cos थीटा अगर थीटा एंगल होता तो, बट यहां थीटा की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले से अपने 90 डिग्री ले रखा है भाई। जो एरिया बन रहा है या कंडक्टर के साथ जो फील्ड है वो 90 डिग्री है। अगर कंडक्टर के साथ 90 डिग्री है, अभी मैं बताऊंगा कि एरिया वेक्टर के साथ वो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अब देखो ऐसे कंडक्टर ऐसे चला तो कंडक्टर ने ये एरिया स्वैप किया ना, फिर से देखो ये कंडक्टर ये ऐसे चला तो इसने ऐसा एरिया बनाया। अगर एरिया बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और एरिया वेक्टर भी तो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो गई, यानी 0 डिग्री हो गया। तो BA ले लिया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो BA लेना है, बस खत्म बात। अब उठाओ जरा जल्दी से इस फॉर्मूले को और इसमें रख दो, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या आ जाएगा, माइनस d∅dt। फाई की जगह पर तुम क्या रख दो, b into a। जैसे ही रखा अगली स्टेप, मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने कांस्टेंट लगा रखी है, वो तो बदलने वाली है नहीं, तो मैंने b को बाहर कर दिया, बचा क्या, dA/dt। सारा लॉजिक यहीं बैठा हुआ है। एरिया कहां से आ गया बाबा जी, तो यार अब आ जाओ वापस इसी डायग्राम पे। अगर तुम डायग्राम पर वापस आ गए हो तो ये देखो गौर से, कंडक्टर यहां पर था और अब कंडक्टर यहां पहुंच गया है। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर ने इतना एरिया स्वैप कर लिया है, ये वाला कंडक्टर यहां था, अगर वो t टाइम के अंदर x डिस्टेंस चल गया आगे तो उसने जो एरिया जितना वो चला उतना एरिया स्वैप कर लिया। टाइम के साथ यही तो एरिया बदला। अगर तुम इस एरिया को निकालो तो देखो यार ये क्या है तुम्हारे पास, लेंथ वाइज तो L हो और विड्थ वाइज तुम x हो, तो इसका एरिया निकल कर आ जाएगा L into x। जो हाईलाइटेड जोन है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और जो डिस्टेंस आप चले हो,
ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो रेक्टेंगल जो बन रहा है उसका एरिया निकल कर आ जाएगा। और L क्या है इसमें? कांस्टेंट, ये नहीं बदलता लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मगर X तो टाइम के साथ बदल रहा है। तो यार जल्दी से देखो, मैंने यहां पर एरिया लिख दिया, ये मेरे पास, फिर से दिखा रहा हूं, ये मेरे पास कंडक्टर, ये मेरे पास रेल्स, ये मेरे पास कंडक्टर, कंडक्टर बड़ा आगे और कंडक्टर ने ये यहां पर आ गया, ये वाला एरिया स्वैप कर लिया, ये डिस्टेंस है X, ये डिस्टेंस है L, बस L इंटू एक्स एरिया आ गया। और जैसे एरिया L इंटू एक्स आया, L हो गया बाहर, बचेगा क्या? dx बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्टेंस बोल लो, स्पीड लगाना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस dx बाई dt। x ही तो आगे जा रहा था, टाइम के साथ जो x में चेंज आएगा वो क्या है, वो किसके कारण आ रहा है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी है, उसके पास स्पीड है आगे वाली, तो dx बाई dt बन जाएगा तुम्हारे पास वेलोसिटी। सो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा BLV। और मैं फिर से कहूंगा, नेगेटिव साइन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, अपोज है, अपोजिट है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। सो ईएमएफ इंड्यूस कितना आ गया तुम्हारे पास? BLV। BLV, B क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन, L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V क्या है? उसकी वेलोसिटी। और अगर तुम्हारे पास ये किसी एंगल पर आता तो यहां पर भी साइन आएगा, जैसा अभी तक अपना हर बार पिक्चर में आ रहा था। तो ये आ गया अपने पास EMF इंड्यूसेस BLV। बट अभी भी नहीं मानते, थोड़ा सा हायर लेवल चलते, हमसे कहा जाएगा कि इसको मूव कराएंगे। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और EMI मिक्स हो रहा है, आराम से समझना। करंट आगे, जब कंडक्टर आगे आएगा इसके अंदर करंट आएगा, करंट आएगा तो इसमें फोर्स आएगा। क्यों आएगा फोर्स? क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? घर में आता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वही तो फोर्स लगता है। तो अगर मुझे इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जाना है तो इस फोर्स के अगेंस्ट में बिल लगाना पड़ेगा। जितना बिल इधर लग रहा है उसके अगेंस्ट मुझे उसको लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर जाना है तो जो पावर चाहिए वो होगी फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BIL। अब इसमें I कहां से आएगा? कौन सा करंट है ये करंट है इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट है ये? क्योंकि मैंने तो करंट फ्लो कराया नहीं था, करंट आया किसकी वजह से? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। तो ये I हो जाएगा आपके पास इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होता है? E बाय R, यानी EMF इंड्यूस्ड अपॉन R। EMF इंड्यूस्ड रॉड में कितना हुआ था? रॉड में इंड्यूस हुआ था EMF BLV अपॉन R। ये आ गया आपके पास करंट। भाई मैंने कुछ नहीं करा, इस फोर्स वाले फॉर्मूले में I की वैल्यू रख दी, ये हो गया B, I की वैल्यू हो गई BLV बाय R इंटू L। सो BIL एक बार फोर्स निकल कर आ गया जो कि है B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। मैं बहुत आसानी के साथ इसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करके पावर निकाल दूंगा जो कि आ जाएगी B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। तो ये आपके पास कहानी हो गई है खत्म। किस चीज की कहानी खत्म हो गई? कि किस पावर को दे ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, क्या फोर्स लगाए तो वो कंटिन्यूअसली मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। दोनों चीजें हमने निकाल दी और EMF इंड्यूस भी निकाल दिया BLV। अब हम इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करने जा रहे हैं कि अगर एक रॉड को ऐसे 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 घुमाएंगे तो उसमें कितना EMF इंड्यूस्ड होगा। और अगर क्या मैं ऐसी मल्टीपल रॉड्स लगा दूं, ऐसी ये सेंटर है और मल्टीपल रॉड्स को घुमाऊं तो क्या EMF n टाइम्स हो जाता है? इन सारी बातों पर अब अपन बात करेंगे। तो EMF इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग रॉड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। अब अगर इसके लिए बढ़ना है तो पहले आसान बना लेते हैं, बूटी जोन में चलते हैं। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो यार बूटी जोन क्या कहता है? मैं कहता हूँ अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी नीतियां छोड़ दी, बहुत सारी चीजें छोड़ दी और वो थी डिवाइड एंड रूल। तो यार रॉड को आप एक बहुत छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो। रॉड घूम रही है ऐसे, बट मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया और एक छोटे से कंडक्टर को, बहुत छोटे से पीस को ले लिया और मैंने मान लिया कि वो V वेलोसिटी से जा रहा है। तो EMF इंड्यूस कितना होगा? BLV। अब यहां पर EMF इंड्यूस छोटा सा होगा, लेंथ भी बहुत छोटी सी मानी है तुमको, DL मान ली तुमने लेंथ। तो अब जो तुम्हारे पास EMF इंड्यूस होगा वो E इज इक्वल टू BLV में E की जगह हो जाएगा DE और L की जगह हो जाएगा DL, क्योंकि बहुत छोटा सा है। बट क्योंकि तुम इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो तो तुम उसमें वेलोसिटी को ओमेगा के टर्म्स में रखोगे। V इज इक्वल टू ओमेगा R। R क्या होती थी? रेडियस। ठीक, पहली चीज ब्रेक करो, दूसरी चीज लीनियर वेलोसिटी को ओमेगा के टर्म्स में लाओ, तीसरी चीज इंटीग्रेट कर दो, डेरिवेशन खत्म हो गया।
बहुत आसान है, देखो कैसे। सबसे पहले ये मेरे पास एक रॉड थी जो घूम रही थी। अब इसमें मैंने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl। ये dl एलिमेंट जो है ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा, de, क्योंकि बहुत छोटा सा एलिमेंट है, b l v और b तो सेम है, बट अब की बार जो लेंथ है वो बहुत छोटी सी है, dl है, तो ये ईएमएफ इंड्यूस आ गया। इतना तो समझ में आ गया। फिर बाबा जी ने क्या कहा था, क्योंकि इसको घुमा रहे हो और ओमेगा की बातें हो रही हैं, लीनियर वेलोसिटी की बातें नहीं हो रही हैं, तो अपनी पुराने वाले पापों को देखो, क्या बोलते थे वो बोलते थे 11th में v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब r क्या है, तो ये देखो, ये जो हमारे पास एलिमेंट है उस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो l है, तो इसीलिए r की जगह l, क्योंकि मैं एलिमेंट ही ले रहा हूं और ये ओरिजिन से l डिस्टेंस पर है, छोटा सा एलिमेंट, तो इसीलिए ये हो गया ओमेगा l। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा l। और जैसे ही हुआ मैंने यहां पर इस वाले फॉर्मूले में देखो v की जगह पर ओमेगा l रख दिया, तो ये आ जाएगा de इज इक्वल टू b ओमेगा l इंटू dl। अब क्या करना है यार, अब तो कुछ भी नहीं करना है, अब तुमको सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर दो, de का इंटीग्रेशन e हो जाएगा, b बाहर हो गया, ओमेगा बाहर हो गया, l की पावर 1 का इंटीग्रेशन। तो यार मेरे बायो वालों प्लीज देखो, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और लिमिट है इसीलिए प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है, और n की वैल्यू यहां पर 1 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास l टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी l स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट क्या होगी, तो देखो लेंथ कहां से कहां तक जा रही है, ये लेंथ आपकी जा रही है यहां ओरिजिन से उठकर यहां तक, तो 0 से लेके आपकी लेंथ जो है स्मॉल l जो था वो l तक जा रहा था, इसीलिए आपकी लिमिट हो गई 0 टू l। और एक बार आपकी लिमिट हुई 0 टू l, इसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, डेरिवेशन आ गया। बाबा जी कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसको वेलोसिटी दे दी, उसको ओमेगा एल कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, डेरिवेशन खत्म हो गया। ये तो समझ में आ गया बाबा जी, बट आगे की बात समझ में नहीं आई। आगे आपने कहा था कि अगर ऐसी बहुत सारी रॉड्स ले लेंगे तो क्या होगा। अच्छा, बहुत सारी रॉड्स ले लेंगे तो क्या होगा, तो अगर मैं एक रॉड की जगह पर यहां पर एक रॉड ऐसी और ले लेता हूं, एक रॉड यहां पर ऐसी और ले लेता हूं, एक रॉड ऐसी और ले लेता हूं, और अब इन चारों को घुमाता हूं, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा। हाँ, बहुत सारे ज्ञानी बोल रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे, बाबा जी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या जा रहा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि आप जो ईएमएफ निकाल रहे हो वो सेंटर और एंड के बीच में निकाल रहे हो, और ये सारी रॉडें सेंटर और एंड के बीच में हैं। और जब आप सेंटर और एंड के बीच में निकालोगे ईएमएफ, तो ये सारी रॉडें पैरेलल हैं, और पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है। तो अगर आपने n रॉड्स भी कर दी तब भी ईएमएफ हाफ b ओमेगा l स्क्वायर ही आएगा। रेडियस r लिख रहे हैं कई बुक्स में, तो हाफ b ओमेगा r स्क्वायर बोल दो, बट आएगा n टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में ले रहे हो, सेंटर से ले रहे हो और एंड से ले रहे हो, पेरिफेरी से ले रहे हो, सर्कमफेरेंस से ले रहे हो, तो भाई पूरे केस में वो हर रॉड पैरेलल लगी हुई है, तो इसीलिए आपका जो ईएमएफ आएगा वो कांस्टेंट आएगा। आपका ईएमएफ की वैल्यू हाफ b ओमेगा l स्क्वायर ही आएगी। अब उड़ाएंगे अपन प्लेन, ये कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ विंग्स के बीच में, ऐसी बातें करने वाले हैं अपन, बट नेक्स्ट वीडियो में उन सारी बातों को करेंगे। तो इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे तुम्हारी लिंक में डाउनलोड करने के लिए नोट्स दिए हुए हैं, वो नोट्स तुम डाउनलोड कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।